नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल संगम इम्पैक्ट में। दोस्तों, हमारे चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जा रहा है। इसीलिए अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका विज्ञान को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है कि कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और दूसरा कथन है कि कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों कथन जो है वो सही है, क्योंकि सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होता है? तो कोशिका होता है, और कोशिका के बिना किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग के सम्मिलित रूप से कोशिका के साइटोसोम कहा जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर के कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं कोशिका द्रव में स्थित जो कोशिकांग है, ये सभी को मिलाकर के उसे साइटोसोम कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो वह है केंद्रक, यानी साइटोसोम में केंद्रक शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनोइड्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है? तो वह रचना है रसधानियाँ, ये ऑर्गेनोइड्स नहीं है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला कथन कहता है कि कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। तो यह कथन सही है फ्रेंड्स, क्योंकि कोशिका का आकार और आकृति जो है वह किस पर डिपेंड करता है? तो उनके कार्यों पर डिपेंड करता है। दूसरा ऑप्शन है कि कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। बात सही है कि जिस जीव का शरीर जितना बड़ा रहेगा उसकी कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी। यानी कोशिका की संख्या किस पर डिपेंड करता है? तो शरीर के आकार पर। कि शरीर के आकार बड़ा तो कोशिका की संख्या ज़्यादा होगा, और शरीर का आकार छोटा तो कोशिका की संख्या कम होगा। तो यह भी कथन सही है। अगला कथन है कि अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। यह कथन गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि हम पढ़े हैं कि ऊतक किसे कहते हैं? तो एक समान रचना एवं एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ना कि अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका के समूह को। तो यह कथन है गलत हो गया। चौथा कथन कहता है कि कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। यह भी कथन सही है। तो इस प्रश्न के सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन 1 कहता है कि यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है, और कथन 2 कहता है कि यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, और तीसरा कहता है कि इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी रचना का निर्माण करती है? तो यह कौन सा भाग करती है? तो यह करता है कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका झिल्ली ही माइक्रोविलाई, सिलिया एवं फ्लैजिला यानी चलने के लिए, है ना, छोटे छोटे जंतुएं जो हैं उनमें चलने के लिए, उनको चिपकने के लिए, इन सब जो रचना है वो कोशिका झिल्ली से ही बनता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रसरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो यह क्रिया जो है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही संपन्न होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोशिका अंगक
राइबोसोम जो है उसके संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। तो राइबोसोम के संबंध में गलत कथन को चुनना है, पहचानना है। तो कहता है पहला कथन में कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन कहता है कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके दो सब यूनिट्स 30S और 50S है। तो यह भी कथन सही है कि 70S प्रकार के जो राइबोसोम हैं वो प्रोकैरियोटिक यानी अल्प विकसित कोशिका में, अविकसित कोशिका में पाया जाता है। इसी तरह से इसका तीसरा ऑप्शन है कि 80S राइबोसोम जो है वह यूकैरियोटिक में होते हैं और इनके भी दो सब यूनिट्स है, 40S और 60S। तो यह भी कथन सही है कि 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में और 80S राइबोसोम जो है पाया जाता है यूकैरियोटिक में। अगला लास्ट जो है वो कथन कहता है कि राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। तो यह कथन जो है वो गलत है कि राइबोसोम जो है वो लिपिड और प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। तो वह है रचना पेरोक्सिसोम है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है। तो वह है गोल्गी काय। अगला प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। तो वह रचना है अंतःप्रद्रव जालिका ER रेटिकुलम। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है कि चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग लेती है और दूसरी जो है वह खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है। तो दोनों कथन के बारे में कहना है कि कथन का कौन सा सही है या दोनों सही है। तो इस तरह से देखेंगे तो यानी दोनों कथन जो है 1 और कथन 2 जो है वह क्या है, तो वो दोनों सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं और दूसरा कथन कहता है कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है और तीसरा है कि गोल्गी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो इस तरह से इसका अगर सही आंसर देखिएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 कथन और तीसरा कथन ही सही है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक नहीं होते हैं। दूसरा कथन क्या कहता है कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो यानी कोशिका में खाना कहाँ बनता है, तो हरित लवक में ही बनता है, उसे रसोई घर कहा जाता है। कि पेड़ पौधा में है ना जो खाना है वह क्लोरोफिल की वजह से बनता है, क्लोरोफिल कहाँ होता है, हरित लवक में, इसलिए इसे रसोई घर कहा जाता है। और तीसरा कथन जो है वो गोल्गी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यह कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि कथन 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है कि डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, यानी डीएनए को क्या कहा जाता है, आनुवांशिक पदार्थ। और दूसरा कथन है कि जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो ये दोनों जो है वो कथन सही है। आइए हम आगे के कथनों को देखते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद अगला कथन जो है, दोनों कथन जो है, अब प्रश्न कहा है कि इसमें से कौन सही है। तो देखिए, यानी जो दोनों कथन बताएं दोनों कथन सही था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्गी काय द्वारा नहीं किया जाता है। तो कौन सा कार्य, तो अंतः कोशिकीय पाचन का कार्य गोल्गी काय नहीं करता। इसके अलावा गोल्गी काय संवेष्टन का कार्य यानी पैकेजिंग का कार्य करता है, स्टोरेज का काम करता है और सिक्रेशन श्रवण का कार्य करता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा विकल्प जो है वो गलत सुमेलित किया हुआ है, उसको पहचानना है। तो देखिए कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, यह कथन सही है। सबसे बड़ा अंगक कौन है, तो लवक होता है, यह भी सही है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को, यह भी सही है। पैलेड कण है ना स्फीरोसोम को कहता है, यह कथन गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? तो वो कौन सा कोशिकांग है? तो वो है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक के अभाव रहता है? मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? तो इसमें जो है, इसमें गाल्जी का एक अभाव रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव रहता है, अंतःप्रद्रव जालिका का अभाव रहता है और हरित लवक। ये चारों ऑप्शन जो है इस सभी का अभाव रहता है और डीएनए का भी अभाव रहता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी का अभाव रहता है। प्रोकैरियोटिक में ये सब कोशिकांग नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वो कौन सी रचनाएं हैं? तो वो है लवक, कोशिका भित्ति और बड़ी रिक्तियाँ। ये जो है ये सब के सब पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है और बड़ी रिक्तियाँ भी नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें सभी जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे कोशिका में नहीं पाया जाता? इस प्रश्न संख्या 22 के जस्ट उल्टा है। उसमें कहा था कि पादप कोशिका में पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं। इसमें पहचानना है कि जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम जो है यह सिर्फ जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में पाया जाता है, लाइसोसोम पादप कोशिका में भी पाया जाता है और कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडन और स्वान ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर जो है इसकी भूमिका कौन निभाता है? तो वह है केंद्रक, यानी कोशिका विभाजन में मुख्य जो क्रिएटर है वो केंद्रक निभाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? यानी किस कोशिका अंगक के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है? तो वह है गोल्जी का द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ये दोनों जो है वह अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण यानी करता है, अपने आप प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है कि ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ये कथन सही है फ्रेंड्स कि जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो पहला जो है वो कथन सही है। दूसरा कथन कहता है कि वैश्विक कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें दोनों कथन जो क्या है सही है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो है कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांगक जो है अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? तो वो कौन सा है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। तो मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है जो किस प्रकार की कोशिका है? तो वह सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। अगला प्रश्न है कि एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत कौन है? तो वह है साइटोसोम एवं केंद्रक। यह एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि सेंट्रोसोम विशेष रूप से किसमें भाग लेता है? तो सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका विभाजन में भाग लेता है। अगला प्रश्न कहता है कि कोशिका यांत्रिक सहारा पाता है। किससे आंतरिक सहारा कोशिका पाता है? तो अंतःप्रद्रव जालिका से आंतरिक सहारा पाता है। इसीलिए अंतःप्रद्रव जालिका को कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो अभी हमने जस्ट पिछले वाले प्रश्न में देखा था कि 70S राइबोसोम जो है वह प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S जो है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि रंगीन लवक को क्या कहा जाता है। तो रंगीन लवक है उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। अगला प्रश्न है कि ग्रेनम पाया जाता है, ग्रेनम किस में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, तो प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है, तो बनाता है लिपोप्रोटीन, यानी लाइपो और लिपिड और प्रोटीन जो है वो मिलकर प्लाज्मा झिल्ली बनता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, यानी प्रोटीन संश्लेषण से संबंध किसका है, तो वह है राइबोसोम का, यानी राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला प्रश्न है कि क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं, तो क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को सेंट्रोमियर कहा जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, तो केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता है, तो अभी जस्ट हम पहले वाला प्रश्नों में देखें फ्रेंड्स कि किस में नहीं होता है, तो बैक्टीरिया में, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि अंतर्द्रव्य जालिका जो है वह केंद्र है, तो अंतर्द्रव्य जालिका किसका केंद्र है, क्या करने का केंद्र है, तो वह है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। यानी अंतर्द्रव्य जालिका पर क्या देखे थे कि राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण, तो वह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होता है, तो सेंट्रियोल की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होता है। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम में जमा रहता है, लाइसोसोम में क्या जमा रहता है, तो इसमें पाचक एंजाइम जमा रहता है। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किससे बना होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो है फ्रेंड्स वो लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया संबद्ध है, माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबद्ध है, तो एटीपी के निर्माण से। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है जो एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पॉलीसोम है, पॉलीसोम क्या है, तो पॉलीसोम जो है वो राइबोसोम और एमआरएनए का मिला हुआ है, संयुक्त रूप है पॉलीसोम। अगला प्रश्न है कि जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है, तो जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा कहाँ बनता है, तो अभी जस्ट पिछले वाले प्रश्न में बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, यानी इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया था, तो तरल मोजाइक मॉडल मत को किसने प्रस्तुत किया था, तो वह क्या था, सिंगर एवं निकोलसन ने किया था। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो यह पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, तो पादप कोशिका में। अगला प्रश्न है कि अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य क्या है, तो अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का संचय करना। क्या करना है, अवर्णीय लवक का काम है खाद्य पदार्थों का जमा करना, और अवर्णीय लवक कहाँ होता है, तो जड़ों में होता है, पौधों की जड़ों में, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। अगला प्रश्न है कि पुरकेंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी, तो पुरकेंजे द्वारा जो है वह जीव द्रव की खोज किया गया था। अगला प्रश्न, जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है, जीव द्रव किस चीज का बना होता है, तो वह कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप से जीव द्रव का निर्माण होता है, यानी कोशिका द्रव और केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है, कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीन की। जिस कोशिकांग का कोशिका झिल्ली भी बना होगा वह सब लिपिड और प्रोटीन का ही बना होता है। अगला प्रश्न है कि पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करते हैं, तो पौधों की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता यानी मजबूती कौन प्रदान करता है, तो वो है सेल्यूलोज, वो इसे मजबूती यानी दृढ़ता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाया जाता है, तो क्या है, यूकैरियोट में पाया जाता है, यानी यूकैरियोटिक में कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो यहाँ पूछा था कि झिल्ली युक्त कोशिकांग किस में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, किसमें
निम्न में से किस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? तो जीवाणु में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि यह जो है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। अगला प्रश्न है कि ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी बाहरी झिल्ली के ऊपर कौन जमा रहता है, अवस्थित रहता है? तो है राइबोसोम, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। तो देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। चिकनी जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, वो वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण में भाग लेती है, और खुरदरी जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण में भाग लेती है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है? तो वह आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि गाल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। तो गाल्जी उपकरण किस में नहीं पाए जाते हैं? तो वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लाल रोधित कणिकाओं में और नीलहरित शैवालों में गाल्जी का उपकरण नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। तो समांतर नलिका और सिस्टर्नी के समूह से कौन सी रचना का निर्माण होता है? तो गाल्जी का उपकरण का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचय करता है, रूपांतरण करता है तथा पैकेजिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो वह करता है गाल्जी उपकरण। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो क्रिश्चियन डी ने देखा था। अगला प्रश्न है कि जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन है? तो वह है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी लवक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। तो श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ मौजूद रहते हैं? तो वह रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा यानी मैट्रिक्स में रहते हैं। अगला प्रश्न है कि रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, यह अंग्रेजी नेम है इसका। अगला प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्ट्रोमा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोशिका कला वर्णात्मकतः पारगम्य होती है, क्योंकि यह क्या होता है? तो यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। इसलिए इसे वर्णात्मकता पारगम कहा जाता है या चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि यह गिने चुने पदार्थों को जिसकी आवश्यकता होता है उससे ही अंदर बाहर होने देता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? यानी न्यूक्लियस के बाहर जो है वो डीएनए कहाँ मिलेगा? तो और कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए उनका अपना खुद का पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो वह है कैल्शियम। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम है? तो अर्धपारगम झिल्ली कौन है? तो कोशिका झिल्ली है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है उसको पहचानना है। तो देखिए, पहला कथन कहता है कि कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। एक कथन सही है कि कोशिका के आकार और आकृति हम पहले प्रश्न में पढ़े थे। पहले प्रश्न में हम देखे थे कि उसका आकार और आकृति जो है वो किस पर, उसकी कार्य पर डिपेंड करता है। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। सही बात है कि जैसे अमीबा का कोशिका जो है यानी अमीबा एक कोशिकीय जीव है और उसका आकार हमेशा बदलते रहता है, एवं WBC का जो है श्वेत रक्त कणिका का जो है उसका भी आकार हमेशा बदलते रहता है। तो यह भी कथन क्या है? सही है। अगला कथन है कि प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमताएं होती है। तो यह भी कथन सही है। अगला कथन है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहता है। यह कथन गलत है कि सभी देह ऊतक में सभी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना नहीं होता है। तो इसका 73 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है।
तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न है कि कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? यानी कोशिका जीवद्रव जो है वह किससे बना होता है? तो वह बना होता है कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव से और अन्य कोशिकांग मिलकर के कोशिका जीवद्रव बनाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो निम्न में से किस में सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो वह है ओफियोग्लोसस में। ओफियोग्लोसस में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक गुणसूत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में। हमने पहले कहा कि प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है और जीवाणु जो है, जो बैक्टीरिया जो है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही बना होता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉलेम रस्का ने किया था 1932। अगला प्रश्न है कि अंतःप्रद्रव जालक यानी ईआर रेटिकुलम जो है की खोज किसने की? तो अंतःप्रद्रव जालिका की खोज जो है वह पोर्टर ने किया था। अगला प्रश्न, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। तो गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया? तो वॉल्डेयर ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं। तो कोशिका के एक निश्चित रूप कोशिका झिल्ली प्रदान करते हैं, यानी कोशिका के रूप देने वाला कौन है? तो कोशिका झिल्ली ही है। अगला प्रश्न है कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अंतःप्रद्रव जालिका। अगला प्रश्न, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? मतलब प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम। या पिछले वाली प्रश्नों में हमने भी देखा था कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, लावक पाया जाता है और रिक्तियाँ भी पाई जाती है। इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चले और अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उनको भी प्रिपरेशन करने में मदद मिल सके। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया और इसीलिए इसे ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि श्वसन स्थल है और श्वसन हम जानते हैं कि श्वसन वैसी क्रिया है जिससे क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है और यहीं पे ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है मुख्यतः पाया जाता है, यानी अवर्णी लवक जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है वह पाया जाता है जड़ों की कोशिकाओं में, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। और हमने पहले वाले प्रश्नों में बताया कि अवर्णी लवक क्या काम करता है? तो यह खाद्य पदार्थों का संचय करता है। अगला प्रश्न है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो फूल और बीज को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो वह करता है क्रोमोप्लास्ट, यानी वर्णी लवक जो रंगीन होता है। तो यह फूल और बीज को आकर्षक रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो यह करता है क्लोरोप्लास्ट करता है, यानी हरित लवक करता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं लाइसोसोम को, क्योंकि आवश्यकता अनुसार लाइसोसोम जो अपने आप को फाड़ करके पूरा कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए कोशिका के आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो यानी लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम का नाम पूछ रहा है, मतलब कौन सा एंजाइम होता है जो इसको नष्ट करता है या घुला देता है? तो वह एंजाइम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो होता है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। कहाँ होता है फ्रेंड्स? राइबोसोम में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड। कौन है? प्लास्टिड है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो हमने अभी पहले ही जस्ट बताया कि कोशिका की ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है, क्योंकि यह श्वसन स्थल है और इसी में ही कोशिका का ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि यदि
माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दें तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका में काम करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य जो है वो बाधित हो जाएगा, कौन सा कार्य नहीं होगा। तो वह यानी भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है, वह भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करता है, तो यह क्रिया नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। अगला राइबोसोम के बारे में पूछा है कि अगर राइबोसोम कोशिका में काम करना बंद कर दें तो कौन सा काम नहीं हो पाएगा। तो राइबोसोम का काम क्या है फ्रेंड्स, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। तो इसलिए अगर यह काम करना बंद कर दें तो प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, मतलब जंतु कोशिका से वनस्पति कोशिका को अलग करती है, यह कौन सी रचना है। तो वह है सेंट्रिओल, जो है वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करता है। यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, पहले भी हम इस प्रश्न को हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है कि सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, यानी सेल का जो नाम है सबसे पहले किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था इस नाम को, यानी सेल का शब्द का यूज किसने किया था। तो सबसे पहले इसका यूज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कोशिका के सबसे पहले खोज किया 1665 में। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो उसकी खोज ब्राउन ने की थी। किसने किया था, ब्राउन ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो वह क्या था, वाटसन तथा क्रिक ने। किसने, वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है कि जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है, यानी किसने कहा था कि जीवद्रव जो है वह जीवन का भौतिक आधार है, तो यह कहा था हक्सले ने। किसने कहा था, हक्सले ने। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि जीवद्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो उसका प्रयोग सबसे पहले पुरकेंजे ने किया था। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है, तो जीवाणु में, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, और जीवाणु किसका बना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का है। अगला प्रश्न कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो है क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है क्रिस्टी, यानी भीतरी जो खाली जगह होता है, वलन होता है, वो क्या कहलाता है, क्रिस्टी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति किस प्रकार की भित्ति होती है, तो वह होती है पारगम भित्ति। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, लाइसोसोम क्या काम करते हैं, तो वह अंतः कोशिकीय पाचन का काम करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, तो जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है उसका कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो कहलाता है एपोप्टोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपोप्टोसिस। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है फ्रेंड्स, इसलिए क्वेश्चन वीवीआई है। तो कहा कि प्रोटीन संश्लेषण जो है कोशिका के किस कोशिकांग में होता है, तो कहाँ होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी राइबोसोम में, क्योंकि राइबोसोम कहाँ होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से सभी टॉपिक वाइज जो है सभी विषयों को कवर कराया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो देखिए डीएनए जो है एक केंद्रक में मिलेगा, इसके अलावा कौन सा कोशिकांग जो है वो डीएनए को रखता है, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया। तो यह भी क्वेश्चन हमने पहले कर चुका है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ही विभिन्न प्रश्न है बाबू कि मतलब कौन सा कोशिकांग जो है वो डीएनए को रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कि गाल्जी का प्रमुख कार्य क्या है, तो गाल्जी का प्रमुख कार्य है श्रवण करना, स्राव करना। अगला प्रश्न कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर होता है। मतलब पुनः इसको तीसरी बार रिपीट किया है फ्रेंड्स की पादप कोशिका और जंतु कोशिका यानी पशु कोशिका में अंतर जो है वो किसकी उपस्थिति से होता है। तो यह अंतर किसकी उपस्थिति से होता है, तो क्लोरोप्लास्ट की, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने
यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। मतलब किसने कहा कि सभी जो जीवित प्राणी है, जो जीव हैं, वो किसका, तो कोशिकाओं का बना होता है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था लाइडेन ने कहा था और टी स्वान ने, यानी स्लाइडन और स्वान ने यह कहा था कि सभी जो जीव है वो कोशिका का बना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल, यानी 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वह पदार्थ है जल। तो यानी किसी भी कोशिका में 80% से अधिक क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसरण की परिभाषा है, यानी प्रसरण जो है, क्रिया जो है, इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा है कि अर्धपारगम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह होता है। यानी अर्धपारगम कला, यानी कोशिका झिल्ली कह सकते हैं, कोशिका झिल्ली में से होकर के अधिकतम सांद्रता से कहाँ, अधिक सांद्रता की ओर विलायक को प्रवाह होना, वहना ही क्या कहलाता है? तो प्रसरण कहलाता है। तो प्रसरण की क्रिया कहाँ से? तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का बहना होता है। किससे? तो कोशिका झिल्ली से। तो कभी कभी पूछेगा कि प्रसरण की क्रिया किस में होता है? तो कोशिका झिल्ली से ही होता है। अगला प्रश्न है कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि कहा कि अधिक लवण वाले अगर विलयन में एक कोशिका को रख दिया जाए तो वह कोशिका क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? इसका कारण क्या होता है? तो कहा कि जल वायु प्रसरण द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यानी समझिए कि वायु प्रसरण द्वारा जब जल कोशिका से बाहर निकल जाएगा तो वह कोशिका क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। तो ऐसा विलयन क्या होता है? तो आइसोटोनिक होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एक कोशिका आयतन में बढ़ती है। कोशिका क्या होता है? आयतन में बढ़ जाता है, मतलब कोशिका फूल जाती है। जब यह रखी जाती है तो कहाँ रखी जाएगी? तो जब इसको अल्प पराशरी विलयन में रखा जाएगा तो कोशिका क्या होगा? फूल जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो किस प्रकार के, यानी किस कारण से जो है बीज फूल जाते हैं जब जल में रखा जाता है? तो उसका कारण है अंतः शोषण। क्या है? अंतः शोषण, यानी अंतः शोषण के कारण बीज जो है वो जल में रखने से फूल जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। यानी देखते हैं कि लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं वो वर्षा ऋतु में फूल जाते हैं, उनकी आयतन हल्का बढ़ जाता है। तो वह किस कारण से ऐसा होता है? तो यह अंतः शोषण के कारण से होता है। किस कारण से? अंतः शोषण के कारण से। तो इसमें भी देखे थे आप क्या कि बीज को अगर पानी में रखेंगे तो अंतः शोषण के कारण ही फूल जाता है। दरवाजा में भी क्या है? तो वर्षा यानी पानी के कारण, पानी पड़ने से वह अंतः शोषण के कारण क्या होता है? फूल जाता है। अगला प्रश्न है कि उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। अब देखते हैं कि उर्वरक की अगर एक सीमा से अगर छिड़काव कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का छिड़काव कर दिए तो उससे क्या होता है? पौधे जो है वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो किस कारण से ऐसा होता है? तो ऐसा होने का कारण क्या है? तो बाह्य प्रसरण। क्या है? तो बाह्य प्रसरण का ऐसा जो होता है कि इससे क्या होता है? तो जल जो है वो सब बाहर निकल जाता है और पौधे मर जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो साइटोकिनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकिनेसिस। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु, अगला प्रश्न है कि शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? तो वह कोशिका विभाजन है समसूत्री। कौन सा कोशिका विभाजन? तो समसूत्री कोशिका विभाजन शरीर के वृद्धि और मरम्मत हेतु उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है कि कशेरुकी में वृषण एवं शुक्राणु का निर्माण होता है। कशेरुकी जो जंतु हैं उनके वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो केवल मियोसिस के द्वारा होता है। एक विभाजन की प्रोसेस है मियोसिस, तो इसी के द्वारा क्या होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कहा कि माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? तो माइटोसिस जो है विभाजन, जो कोशिका विभाजन है, वो कई फेज में, कई चरणों में होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा समय किस फेज में लगता है? तो वह लगता है प्रोफेज में। किसमें? प्रोफेज में सबसे ज़्यादा समय लगता है। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होती है? पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होती है? तो वह कोशिका पट्टिका की सहायता से होती है। अगला प्रश्न कहता है कि माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है?
तो इससे पहले हमने देखा कि सबसे अधिक समय लगने वाला। अगला कह रहा है कि माइटोसिस में सबसे कम समय में कौन सी अवस्था जो है वो पूर्ण हो जाता है, तो वो अवस्था है एनाफेज। कौन सा अवस्था है? एनाफेज। अगला प्रश्न है कि एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी। मतलब एक माइटोसिस जो है कितनी बार विभाजन करेगा तो उसमें कितना, तो 256 कोशिकाएं बन जाएगा। तो कितने बार, तो 8 बार विभाजन अगर करेगा माइटोसिस द्वारा कोई भी कोशिका तो उसका 256 कोशिकाएं बना देगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर की घटना जो है वो अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अगला प्रश्न है परगति किस अवस्था में होता है। तो परगति जो है वो पैकेटिंग अवस्था में होता है। किसमें? पैकेटिंग अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा। अब इस बार पूछ रहा है कि 200 शुक्राणु बनाना है तो मियोसिस द्वारा कितनी बार कोशिका विभाजन करना पड़ेगा। तो कितने बार? 50 बार कोशिका विभाजन करेगा मियोसिस द्वारा तो 200 शुक्राणु का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है। तो टेलोफेज की विपरीत अवस्था है प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज। अगला प्रश्न है कि माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है। तो एनाफेज में। किसमें? एनाफेज में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। तो यह कथन जो है वो क्या है? सही है। अगला है कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है। यह कथन क्या है? गलत है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया। यानी फोंटाना के द्वारा कौन सी कोशिकीय संरचना की खोज किया गया है। तो केंद्रिका की खोज। यानी केंद्रिका की खोज किसने किया? तो फोंटाना ने किया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न में क्या है। तो समसूत्री विभाजन का कार्य क्या है? तो एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन करना, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि करना, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना, यानी उपयुक्त सभी जो है इसका कार्य है। फ्रेंड्स इस सेशन में, इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।